नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खास मुलाकात खास शख्सियत के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम जी। आज इनसे जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को किस प्रकार अमल में ला रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका इंडियन न्यूज में स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, मेरा पहला सवाल है कि राज्य सरकार चूंकि स्वास्थ्य के प्रति सरकार जागरूक है और करोड़ों रुपए खर्च करी, अधिकांश जो हमारे दर्शक हैं उनको किन किन योजनाओं का फायदा या जो सरकार चला रही स्कीम उसकी जानकारी नहीं है, आप बताने का कष्ट करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो काफ़ी अरसे से बहुत अच्छे से क्रियान्वित की है, जिसमें पहला हम इस बात से वहाँ से चलते हैं कि यदि कोई गर्भवती माता है उसके लिए भी काफ़ी सारी स्कीम है। तो जननी सुरक्षा योजना होती है, उसमें उसको पूरी देखभाल होती है। उसमें एएनसी के 4 चेकअप होते हैं उसके, जो हमारी एएनएम सिस्टर्स रहती है उन लोग ले जाते हैं और चिकित्सालय में डॉक्टर उसको दिखाते हैं। उनकी सोनोग्राफी का टेस्ट होता है, पूरे टेस्ट होते हैं। और उनमें यदि कोई ऐसी शख्सियत होती है जिसको ये लगता है कि ये किसी न किसी कारणवश बाद में इसका प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और इसका ऑपरेशन होगा, तो उसके लिए भी हम शुरू से ही तैयारी करवा लेते हैं। इसके लिए सारे अस्पतालों में, सारे आपने देखा होगा कि जिला चिकित्सालय में एक बड़ा सा ब्लड बैंक है अगर ब्लड की ज़रूरत है। जितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पे भी ब्लड की सुविधा उपलब्ध है। साथ में हमारे यहाँ पे सभी सीएससी जितनी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें सिजेरियन ऑपरेशन का भी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ में हमारे यहाँ पे जब गर्भवती माताएं आती हैं उनका पूरा चेकअप होता है। पूरा चेकअप होने के बाद उनको बताया जाता है कि आपको क्या खाना है, कैसे रहना है। इस जननी सुरक्षा योजना से हम आगे चलते हैं और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर नॉर्मल प्रसव हो जाता है, जो हमारे सभी संस्थाओं में होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी होता है, बहुत सारी एएनएम लोग हैं उनके यहाँ पे भी होता है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इन सब में भी यदि कोई गांव की महिला है उसको हम 1400 रुपये का मानदेय देते हैं और यदि शहरों की है तो उसे 1000 रुपये का मानदेय मिलता है। वो जो ऑपरेशन वाली सीजर से जिसको ऑपरेशन होता है, वैसी वाली महिलाएं जितनी रहती हैं उनको अस्पताल में रखा जाता है और उनके लिए भी फ्री में खाना, नॉर्मल डिलीवरी में भी फ्री में खाना और पूरी दवाइयाँ, पूरे टेस्ट, हर चीज़ फ्री में होती है। जननी सुरक्षा कार्यक्रम के बाद अगर उनका बच्चा जो है, उनको महिला को भी जो अपना उनका घर होता है वहाँ से अस्पताल लाने तक के लिए 102 की सुविधाएँ, 102 वाहन की सुविधाएँ उपलब्ध है। और यदि उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो 1 साल तक उसकी भी सुविधाएं है। सरकार के द्वारा काफ़ी सुविधाएं प्रदान की जाती है। हर जगह में इनका जो भोजन रहता है बड़ा सुरुचिपूर्ण रहता है और वो एक मापदंड के अनुसार ही इनको मिलता है। आगे हम चलते हैं। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होने लगता है तो सभी प्रकार के टीकाकरण के कार्यक्रम आप देखते हैं जो हमारे हर सुविधा केंद्र में उपलब्ध है। समय समय पे हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। उस प्रोग्राम में भी आप लोग देखे होंगे कि अभी तो लोग जागरूक भी हैं और सभी लोग अपने अपने बच्चों का टीका भी सही समय पे लगा देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा और यदि किशोरावस्था में कोई प्रॉब्लम होती है तो किशोरावस्था तक के लिए हम स्कूलों में जा करके फ्री में हमारी आरएसबी के जो गाड़ियां हैं उस गाड़ियों के माध्यम से हम वहाँ पे हमारे एक डॉक्टरों की टीम जाती है, बच्चों का चेकअप करती है। और उन बच्चों में यदि कुछ लोग ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको यदि कोई बीमारियां होती हैं जिसका बाहर इलाज होना है तो उसको सेलेक्ट करके जिला अस्पताल लाते हैं और वहां से हम बाहर में उसका इलाज भी करवाते हैं। ऐसे कई लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके लिए हमने जिला अस्पताल में एक DEIC करके यूनिट भी खोला हुआ है, जिसमें इन सभी बच्चों के लिए, चाहे नाक कान गला संबंधित हो या और भी हो कोई संबंधित, उन सभी को वहाँ पे चेकअप होता है। इसके अलावा हम उन बच्चे को बड़े होने के बाद, किशोरावस्था तक बच्चे लोग को जाने के बाद हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उस प्रोग्राम में हम उनको दवाइयाँ और सभी प्रकार का ट्रीटमेंट भी देते हैं। बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं
और जब फिर से उनको उम्र बढ़ती है तो उस उम्र में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आई, तो हमारा एक एनसीडी का प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उन सब का चेकअप होता है, जिसके लिए हर अस्पतालों में चेकअप होता है। और उससे काफ़ी अभी वर्तमान में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का रहन सहन और खान पान में थोड़ा सा तब्दीली आई है, तो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी रहती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस बीमारियां रहती है, उस पे भी हम ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे भी जितने भी हैं उस पे कैंप्स लगते हैं, हम चेकअप करवाते हैं। लेप्रोसी का भी हम एक नेशनल प्रोग्राम है, उसके लिए भी हम चेकअप करवाते हैं। लेप्रोसी के प्रोग्राम में यदि कभी किसी को डिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसका भी हम फ्री में ऑपरेशन करवाते हैं, उसे 8,000 रुपये भी देते हैं। साथ में इसके साथ में कई सारी ऐसी बीमारियां भी रहती हैं जिन बीमारियों के लिए हम लोग के प्रोग्राम चलते हैं। इन्हीं सब बीमारियों को हम देखते जाएंगे। तो जैसे अभी बीच में कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले आप एड्स का प्रोग्राम देख रहे थे। एड्स में इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे, तो उनके जो पेशेंट रहते हैं उन लोग को विशेष दवाई करने के लिए जिला अस्पताल दुर्ग में एक अलग से यूनिट खुली हुई है। उन लोग को दवाइयाँ भी मिलती है, उन लोग का टेस्ट हर जगह होता है। वैसे ही आप लोग अभी वर्तमान में फाइलेरिया का एक चला हुआ है, जो अपने मच्छर होते हैं उनके द्वारा फाइलेरिया फैलता है। उसमें भी जो फाइलेरिया के मरीज होते हैं, जैसे हाथी पाँव हो गया है, तो उसका भी ऑपरेशन होता है। कई सारे लोग को और भी दूसरे अंगों में भी फाइलेरिया के कारण से अंग बड़े हो जाते हैं, जिसका भी एक ऑपरेशन होता है, वो भी हम लोग करवाते हैं। उसके साथ में कभी कभी उनको हमने एक ये भी बताते हैं कि कैसे आपको घर में सुरक्षित रहना है, जिससे आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मलेरिया का प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसके लिए मलेरिया, डेंगू, ये कम्युनिकेबल डिजीज़, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन बीमारियों के लिए हम हमेशा सर्वे करवाते रहते हैं। हमारी जो एएनएम बहनें हैं, मितानिन बहनें हैं और साथ में मेल वर्कर हैं, इन लोग लगातार गांव में भ्रमण करते हैं, वार्डों में भ्रमण करते हैं और इन मरीजों को ला करके इनकी दवाइयाँ भी देते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो सरकारी प्रोग्राम होगा, लेकिन धरातल पे ये नज़र नहीं आता। अधिकांश जिला अस्पताल में जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स नहीं रहते। कर्मचारी तो दिखते हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं रहते। इसके कारण बहुत जो मरीज है, आम पब्लिक है, उनको समस्या रहती है। तो वो समस्या से कैसे निजात मिल पाएगी, चूँकि आप CMHO हैं? नहीं, अभी वर्तमान में मैं दुर्ग जिले की बात करना चाहूँगा। तो दुर्ग जिले में आपको मैं ये बात बता दूँ कि दुर्ग जिले में तकरीबन हर ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चिकित्सकों की पोस्टिंग हो गई है और सभी जगह चिकित्सक हैं, पहले से भी काम कर रहे हैं। और जो अर्बन हेल्थ सेंटर हैं, जो हमारे स्वास्थ्य सुविधा केंद्र थी, वो दुर्ग भिलाई मिला करके जो अर्बन क्षेत्र है उसमें 27 हैं और उन 27 में भी पोस्टिंग हो चुकी है और वो डॉक्टर्स लोग और सभी लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय में भी जितने पद हैं वो सभी भरे हुए हैं, उनमें हम काफ़ी कुछ काम करवा रहे हैं। जैसे आपको ये भी बता दूं कि यदि किसी को डायलिसिस करवाना होगा तो वो जिला चिकित्सालय में सुविधा उपलब्ध है। CT स्कैन करवाना होगा तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। हम ऐसे प्रोग्राम, मानसिक रोग के लिए भी हमने वहाँ पे चिकित्सक की नियुक्ति करके रखी है। हम हर प्रकार के प्रोग्राम्स में हम ये चाहते हैं कि सभी लोग को इसकी सुविधा का लाभ मिले और वो लाभ मिल रहा है। चिकित्सकों की कमी वर्तमान में दुर्ग जिले में बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, ये तो जो वहाँ के मेन पावर की बात आपने की, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं और कई बार हमारे चैनल के माध्यम से हमने खबर भी प्रसारित की है, वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहते। और वो चूँकि वो जिनका वहाँ पोस्टिंग है वो वहाँ ना रह के वहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर अपना निवास बना कर रखे। ऐसे में समय पे डॉक्टर नहीं पहुँचते, तो ग्रामीण मरीजों को बहुत तकलीफ होता है। देखिए क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी हमेशा अस्पताल में रहते हैं और चिकित्सक लोग भी रहते हैं। यदि कोई अपने जो स्थल है वहाँ पे समय पे नहीं पहुँचता है, क्योंकि देखिए समयबद्धता बहुत ज़रूरी रहती है और चिकित्सा के क्षेत्र में समय पे ही अगर ट्रीटमेंट मिलता है तभी वो काम आता है। तो ऐसे समय में अगर कोई चिकित्सक इस प्रकार की कोई गलती करता है और हमें इसका पता चलता है तो हम उस पर तत्काल ही एक्शन लेते हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई करते भी हैं।
डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है CMHO डॉक्टर JP मेश्राम जी। इनसे और सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी 2 साल पहले जो हमारा कोविड गया है और कोविड का खतरा फिर से मंडरा रहा है, चूँकि अखबारों में, टीवी चैनलों में हमने भी एक खबर बनाई कि अब फिर से बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था आपने करके रखी है? आप लोग सबको मालूम है कि कोविड से हम लोग सब बड़े बुरे दौर से गुजरे हैं और हम सब ने बहुत कुछ खोया भी है, और उससे हमने ये भी सीख ली है कि हमें समय पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। उसके लिए हमने दुर्ग में बहुत अच्छा करके रखा है। हमारे पास तकरीबन सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है और कुछ कुछ जगह ऐसी बना के रखी है जिसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन हमेशा है। कोविड का ट्रीटमेंट के लिए हमने स्पेशलिस्ट भी करके रखे हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के बगल में एक बड़ा सा यूनिट भी हम बना रहे हैं, जिसमें हम स्पेशल 50 बिस्तरों का एक अस्पताल बन रहा है, जिसमें ऐसे सब जब भी कोई ऐसी बीमारी होगी उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे मरीज आएंगे उसको रखा जाएगा। वो भी एक नया बन रहा है, जिसके लिए CGMSC को वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है और वो बहुत जल्दी आपको दिखेगा सामने में। ऐसे मरीज कोविड के जो है पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वर्तमान में जो कोविड का इन्फेक्शन है वो बहुत कम दिखता है। लेकिन हमारा यह कहना है कि आप हमेशा अलर्ट रहिए, क्योंकि दुर्ग में अभी भी टेस्ट करने पे 2, 4, 5 मरीज अभी भी दिख जाते हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं, इसलिए लोग इसको सीरियसनेस नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनको डरना चाहिए वो व्यक्ति हैं जो बीमार हैं, उनको किसी प्रकार की बीमारी है, जो ओल्ड एज में हैं, इन सब व्यक्तियों को ज़रूर डरना चाहिए कि क्योंकि जो कोविड है वो ऐसे व्यक्तियों पे ज़्यादा अटैक करता है और ऐसे व्यक्ति ही बार बार एडमिट हो रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ ही बुरा हो रहा है। हम ऐसे अलर्ट करना चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं अभी भी कम से कम सावधानी बरतें। कम से कम कुछ नहीं करते हैं तो एक अपना प्रोटेक्शन, खुद का प्रोटेक्शन ज़रूर करें। उन प्रोटेक्शन में आप मैं नहीं बोल रहा आप सब जन टेस्ट करवाएं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपको कम से कम अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क बांध के रहना चाहिए और हाथों का सफाई कर, जैसे पहले आप हमेशा करते रहते थे जी जी वैसा करिए, तो इससे बचाव होगा और दूसरों को, यदि आपको कभी हुआ भी होगा तो दूसरों को फैलेगा नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमेशा सामने आई है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो न्यू बेबी हम जिनको कहते हैं, तो वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र हो या जिला अस्पताल हो, वहाँ पर व्यवस्था नहीं या उनका इलाज नहीं होने के कारण उनकी मौत हो जाती है। तो अभी आपके आने के बाद क्या नया किया जा रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे न्यू नेट्स के लिए भी हमने काफ़ी अच्छी सुविधा रखी है। हमारे यहाँ पे SNCU है, जिसमें एक बड़ा यूनिट है। उस यूनिट में हम छोटे छोटे बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं और उन्हें यदि सांस लेने की दिक्कत हो या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो हमारा ये एक बड़ा यूनिट जिला चिकित्सालय में है। ये यूनिट काफ़ी डेवलप है और इस यूनिट में हमारे यहाँ पे खुद के हमारे पेशेंट जो हमारे अस्पतालों से होते हैं वो भी आते हैं। प्राइवेट में भी अस्पतालों में जो बच्चे डिलीवरी होती है वो भी अगर ऐसा लगता है तो वो भी यहाँ पे एडमिट होते हैं। इसकी सुविधा हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी है और काफ़ी सारे लोगों को हमने इससे निजात पाई है, हम इससे बचाए हैं लोगों को। मेरा ये भी कहना है कि अगर गर्भवती माताएं अगर अच्छे से 9 महीने तक अगर खुद का ख्याल बहुत अच्छे से करेंगी तो उनका बच्चा भी अच्छा हेल्दी तंदुरुस्त होगा
और उसे कभी भी एसएनसीयू जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ डॉक्टर साहब देखने में आया है कि जिला अस्पताल दुर्ग की हम बात करें तो वहाँ पर जो विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने में हमेशा लोगों से रुपयों की मांग की जाती है, डॉक्टरों के द्वारा या वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। तो ये जो शिकायतें कंटिन्यू चैनलों में, अखबारों में, कई बार समाचार के माध्यम से आपने भी पढ़ा होगा, तो ये व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है और इसको तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो विकलांग के लिए सर्टिफिकेट बनाने का कार्यक्रम जो चलता है, उस कार्यक्रम में हमारे जो चिकित्सक रहते हैं वो जाते हैं और हर शुक्रवार को वो सर्टिफिकेट बनती है। और उस सर्टिफिकेट में हमेशा ये रहता है कि वो जितना परसेंटेज रहता है, क्योंकि वो सब जैसा बुक्स में लिखा है, जैसा नियम है, जैसा राजपत्र में प्रकाशित है, सिर्फ उसी प्रकार से ही वो सर्टिफिकेट बनती है। उसमें कोई भी अपने मन से कोई भी चीज़ आगे या पीछे नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी चीज़, उसका एक किसी समय रहता है, उन समय तक के लिए वो सर्टिफिकेट बनती है, उसके बाद फिर से उसका रिन्यूअल करने के लिए उनको आना पड़ता है। यदि वहाँ पे इस तरीके की कोई मद के रुपयों के लेने देने की अगर कोई बात होगी तो उसके लिए आप तुरंत सिविल सर्जन को या मुझे सीएमएचओ को जरूर शिकायत करिए, मैं तुरंत एक्शन लूँगा और ये चीज़ बर्दाश्त भी नहीं करता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने में आया है कि आपके मरचूरी में जो फ्रीजर है वो उसकी संख्या कम है, केवल 4 बॉडी रखने का है। और उसके अलावा दुर्ग जिले में अगर शासकीय स्तर पे देखें, शासकीय अस्पताल में देखें तो कहीं भी फ्रीजर नहीं है। तो अगर उसकी संख्या बढ़ती है तो जिनके यहाँ मौत हुई है या दुखी परिवार है तो उनको मदद मिल सकेगी, तो उसके लिए क्या प्रयास? मारचूरी का आपको बता दूं कि हमारा मारचूरी जो है बड़ा अच्छा मारचूरी है, वो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा बनाया गया था और इसमें फ्रीजर की व्यवस्था है। चूँकि पॉपुलेशन बढ़ते जाती है और एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, ऐसी मौतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो जगह नहीं मिलती है जो बोल रहे हैं। इसके लिए मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि उसकी और फ्रीजर की व्यवस्था वहाँ पे हो जाए। दूसरी चीज़, हमने अभी नई चीज़ भी करी है। हमने ये भी देखा था काफ़ी समय पहले कि हमारे यहाँ पे जितनी भी बॉडी आती है उस बॉडी में महिलाओं की भी बॉडी होती है, जिसके लिए बहुत अच्छे से कपड़े नहीं रहते हैं। तो मैंने उसके लिए भी एक आदेश निकाला हुआ है कि सभी हमारे यहाँ पे जितनी भी मारचूरी में महिलाओं की बॉडी आती है, कम से कम उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको पहनाया जाए कपड़े, और उस कपड़ों के लिए हमने अपने शासकीय की तरफ से भी व्यवस्था की हुई है। मैं आपको एक चीज़ और मारचूरी के बारे में बता देता हूँ कि हमेशा मुझे लोगों से पता चलता है, ये शिकायत मेरे से ये लोग बोलते हैं कि सर जल्दी से उसका पोस्टमार्टम करवा दीजिए। तो वो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के दौरान होता ये है कि जब तक उसका पंचनामा नहीं हो जाता और पंचनामा के कागज़ हमारे चिकित्सकों को नहीं मिल पाते हैं, तब तक उसका पोस्टमार्टम शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पंचनामा कागज़ जब चिकित्सक को मिलता है तब उसके बाद ही पोस्टमार्टम शुरू होता है। डॉक्टर साहब, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम जी। इनसे और सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि ये भिलाई और दुर्ग इसको एजुकेशन हब के नाम से प्रख्यात है पूरे इंडिया में,
लेकिन यहाँ पर नशे, जो छोटे बच्चे हैं, मतलब जो टीनेजर्स है, वो नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोई पहल कर रहा है? देखिए, हमारे यहाँ पे नशा के लिए हमने हमारे एक कार्यक्रम है जिसमें हम टोबैको जो है, तम्बाकू से संबंधित एक कार्यक्रम हम करते हैं। और इसमें आप लोग देखे होंगे कि हमने स्कूलों में एक येलो लाइन बनाई हुई है। स्कूलों के आसपास कभी भी कोई ऐसा ठेला नहीं होना चाहिए, पान ठेला नहीं होना चाहिए जिससे ऐसे तंबाकू जितने हैं वो बिके। तो बच्चों को इसके गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। हमने स्कूलों में टीचर्स जो हैं उनसे भी हम बातें करते हैं, उनको बुलाते भी हैं। हम बहुत सारे कार्यक्रम भी करते हैं जिस कार्यक्रम में हम ये समझाते हैं कि नशा जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है और उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब ये तो बड़ी लंबी फहरिस्त भी है, आप लोग को पता भी है। नशा के कारण बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हुए हैं। हमने मतलब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हुए हैं कि उनको मानसिक अस्पतालों में भी लाया गया है। हमारे यहाँ मानसिक यूनिट जो है उस पे भी लोग आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं जी। बहुत सारी जगह में जो टोबैको कंट्रोल के लिए हमने बात भी करी है और हम इस पे अपने यहाँ के विभागों से मिल करके इस पे चालानी कार्रवाई भी करते हैं कि अगर कोई कहीं पे टोबैको का ये होगा तो उसके लिए हम चाहते हैं, कोटपा एक्ट होता है जिसके कारण हम इस एक्ट को लेकर के उस पर कार्रवाई कीते हैं और उस पर हम कार्रवाई करने के बाद हमें उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हैं। डॉक्टर साहब, एक हमेशा एक समस्या बनी रहती है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या इमरजेंसी है तो जो एम्बुलेंस, जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस 108, उनको कॉल किया जाता है लेकिन उनके आने में बहुत देरी होती है। ये समस्या हमेशा हर के साथ बनी रहती है, तो ये समस्या ना हो इसके लिए कैसा पहल किया जाएगा? 108 के संबंध में आपको बता दूं मैं कि 108 जो है ये एक प्राइवेट कंपनी के लिए जो राज्य शासन से टेंडर किया जाता है और एक कंपनी है उसको ये दिया जाता है। इस टेंडर में 108 जो चलती है तो ये 108 जो रहती है इसको हमेशा एक टाइम लिमिट के अंदर वहाँ पहुँचना रहता है। ये एक्सीडेंट के लिए आप कभी भी कहीं पे भी हो, लोगों से, दर्शकों से मेरी ये आग्रह है कि आप हमेशा 108 या दुर्ग जिले में 112, ये दोनों पे कहीं पे भी कॉल करेंगे तो 112 का जो स्टेशन होगा सबसे पहले वहीं पे कॉल जाता है। 112 के स्टेशन जो रहता है उस स्टेशन में पूरे नोट किए जाते हैं। ये पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसमें पूरी चीज़ आप जो बोलते हैं उसको नोट किया जाता है, आपका नंबर नोट किया जाता है, उसके बाद 108 को बताया जाता है। 108 वाला जो है वो आपसे फिर क्वेश्चंस पूछता है पूरे और उसके अनुसार ही जो सबसे पास में 108 रहती है उसको लोकेट कर देता है कि आप वहाँ जाइए। ये सब चंद मिनटों के अंदर ही हो जाता है और इसके बाद वो गाड़ी वहाँ से रवाना होती है और उनके पास पहुँच के वो सीधे अस्पताल ले जाती है। इस बीच में अगर कभी कोई गाड़ी आने में लेट होती है तो इसके लिए हमने ये भी सुविधा 108 वाले को बोल के रखा है कि अगर उस सुविधा में अगर कोई कॉल कर रहा है और यदि वहाँ पे वो गाड़ी नहीं मिल रही है तो आप अन्य गाड़ी से भी उसको शिफ्ट करवाइए, लेकिन कभी नहीं। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि बहुत बार 108 से भी मरीज जाते हैं, 112 से भी मरीज चले जाते हैं। तो ये दोनों सुविधाएं हमारे लिए बड़ी अच्छी है और इस सुविधाओं का हम लाभ लें। और 108 हर 1 लाख की पॉपुलेशन में एक 108 एम्बुलेंस होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 16 एम्बुलेंसेस है दुर्ग में सभी जगह में मिला के। और यदि इसको और आपको ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो आप 104 में जो हमारा है उस पर ज़रूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इंडियन न्यूज़ के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इंडियन न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए, आप समय से हर चीज़ करिए, समयबद्धता मेंटेन करिए, जिसके कारण से हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें और निरोगी रहें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया इंडियन न्यूज़ को, इसके लिए आपका धन्यवाद। ये थे डॉक्टर JP मेश्राम जी, जो दुर्ग के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है। इन्होंने कई सारी बातें बताई। आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।